हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रिज्म से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण या फिर प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन किया था और इसमें हमने बोला था कि जब प्रकाश जो है वो किसी पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होता है तो अपने 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का परिक्षेपण कहलाती है। इस परिक्षेपण में जो रंगों का क्रम होता है उस रंगों के क्रम को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये वर्ण क्रम जो होता है ये विबग्योर यानी कि बेंजानी हेप्पीनाला के अनुसार होता है। यहाँ हमने देखा था कि इसमें बैंगनी रंग में विचलन अधिकतम होता है और लाल रंग में विचलन न्यूनतम होता है। विचलन के उल्टा करके आपने तरंगदैर्ध्य को परिभाषित किया था कि चूंकि विचलन बैंगनी रंग में अधिकतम है इसलिए बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है और लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो अधिकतम होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने चाल के बारे में बोला था, तो बैंगनी रंग की जो चाल है वो न्यूनतम और लाल रंग की चाल अधिकतम होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने न्यूटन की क्लासिकल प्रयोग में देखा था और जो आपने वर्ण विक्षेपण में बोला है उसका उल्टा ही उसमें हमने बोला था। इसमें हमने कहा था कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, एक वर्णी प्रकाश या श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो वो 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है और यही 7 रंगों का प्रकाश अगर किसी दूसरे उल्टे प्रिज्म पर आपतित होगा तो वापस से हमें एक वर्णी प्रकाश प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस घटना को आपने इसको न्यूटन का क्लासिकल प्रयोग कहा था। जैसे ये हमारे पास में कोई प्रिज्म है और यहाँ पे हमारे पास में हो गया दूसरा प्रिज्म, जो कि उल्टा ले रखा है आपने। अब यहाँ से अगर हम देखें ये एक वर्णी प्रकाश इस पे आपतित हो रहा है जिसका यहाँ पे अपवर्तन हो गया, ये इसका परिक्षेपण भी हो गया। ये तो देखिए अपने 7 रंगों में विभाजित हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे आपतित होगा वैसे वैसे इसका अपवर्तन ऊपर जाएगा और बाहर निकलने के बाद में वापस से हमें एक वर्णी प्रकाश प्राप्त हो गया, ठीक है ना। इसको आपने बोला था न्यूटन का क्लासिकल प्रयोग, ठीक है। तो देखिए न्यूटन की क्लासिकल प्रयोग के बाद में अगर हम देखें तो न्यूटन की क्लासिकल प्रयोग के बाद में अगर हम देखें तो आगे देखिए आपने वर्ण विपथन दोष का अध्ययन किया था और इसके तहत आपने कहा था कि कोई जो लेंस होता है उस लेंस से किसी भी रंगीन वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अस्पष्ट बनता है, ठीक है ना। इस दोष को हम लोग वर्ण विपथन दोष कहते हैं। और अस्पष्ट क्यों बनता है? क्योंकि किसी माध्यम में अलग अलग रंगों की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग रंगों के जो प्रतिबिंब है वो अलग अलग जगह पे बनते हैं, इसलिए अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वर्ण विपथन दोष 2 प्रकार का होता है, एक तो अक्षीय या फिर अनुदैर्ध्य होता है और दूसरा पार्श्वीय वर्ण विपथन दोष होता है। और ये जो वर्ण विपथन दोष है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं ये इसको दूर करने के लिए किसी एक लेंस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक अकेले लेंस से वर्ण विपथन दोष दूर नहीं हो सकता है। इसको दूर करने के लिए लेंसों 2 या 2 से अधिक लेंसों के एक युग्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो युग्म है इसमें इन लेंसों को इस प्रकार से संयोजित करते हैं, संयुक्त करके रखते हैं, परस्पर संपर्क में रखते हैं, इस प्रकार से संयुक्त करते हैं इनको कि प्रत्येक रंग का जो प्रतिबिंब है वो लगभग एक ही जगह पर प्राप्त हो जाए, जिससे एक स्पष्ट प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो सके, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जो लेंस युग्म प्रयोग में लाते हैं वर्ण विपथन दोष को कम करने के लिए उस लेंस युग्म को हम लोग बोलते हैं अवर्णक लेंस युग्म। और इसका ये जो गुण होता है जिससे आप वर्ण विपथन दोष को दूर कर पाते हैं उस गुण को हम लोग अवर्णकता कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे हमें देखना है कोणीय विक्षेपण, ठीक है। आगे हमें देखना है कोणीय विक्षेपण। देखिए कोणीय विक्षेपण का अध्ययन अगर हम करें, देखिए क्या होता है, किस प्रकार से होता है। देखिए बैंगनी रंग और लाल रंग, आपने जो वर्ण क्रम बोला था वो बेंजानी हेप्पीनाला के अनुसार बोला था। बेंजानी हेप्पीनाला के अनुसार बोला था आपने, मतलब बैंगनी रंग में जो विचलन है वो अधिकतम होता है और लाल रंग में विचलन जो है वो न्यूनतम होता है। तो ये जो अधिकतम और न्यूनतम विचलनों के बीच का जो अंतर होता है इस अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोणीय विक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना। अधिकतम किसी प्रिज्म से मतलब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में अधिकतम व न्यूनतम विचलनों के मध्य का अंतर, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में अधिकतम व न्यूनतम विचलनों के मध्य का अंतर क्या कहलाता है? कोणीय विक्षेपण कहलाता है।
कोणीय विक्षेपण जो है इसको डेल्टा से दर्शाते हैं। और विचलन को किससे दर्शाया था आपने? विचलन को किससे दर्शाया था? कोणीय विक्षेपण को थीटा से दर्शा दिया आपने, और आपने बोल दिया अधिकतम और न्यूनतम जो विचलन है इनका अंतर, इसको हम किससे दर्शाते हैं? क्या बोलते हैं? कोणीय विक्षेपण बोलते हैं। और इसको हम थीटा से दर्शाते हैं। विचलन जो है ये डेल्टा हो गया, तो यहाँ से थीटा का मान देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में कोणीय विक्षेपण, हमारे पास में क्या आ गया? विचलनों का अंतर, और विचलन क्या था? डेल्टा। किसका किसका विचलन है? बैंगनी रंग का विचलन जो कि वॉयलेट होता है V, और लाल रंग का विचलन जो कि रेड हो गया R, इनका अंतर हो गया। ठीक है ना? अब देखो आपने पीछे जब प्रिज्म से प्रकाश के, जब प्रिज्म से अपवर्तन का अध्ययन किया था, तो शायद हमने जो विचलन के लिए व्यंजक प्राप्त किया था वो हमारे पास में देखिए ये था, न्यूनतम विचलन के लिए व्यंजक जो हमारे पास में था वो हमारे पास में क्या था? म्यू नहीं n-1 इंटू ए, ये था क्या? तो वॉयलेट कलर के लिए या बैंगनी रंग का जो विचलन होगा उसमें यहाँ पे बैंगनी रंग आ जाएगा, तो ये जो अपवर्तनांक है ये भी बैंगनी रंग का हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसलिए डेल्टा का मान बैंगनी रंग के लिए अगर हम देखते हैं तो ये अपवर्तनांक हो गया बैंगनी रंग के लिए -1 इंटू में ए यानी प्रिज्म कोण, इसको आप अपवर्तक कोण भी कहते हैं। तथा डेल्टा आर का मान अगर आप देखें तो डेल्टा आर बराबर आ जाएगा हमारे पास में nr-1 इंटू ए। ये जो दोनों मान है इस व्यंजक में लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अतः थीटा का मान आ जाएगा हमारे पास में डेल्टा v माइनस में डेल्टा r। डेल्टा v का मान हो गया हमारे पास में nv-1 इंटू a माइनस nr-1 इंटू a। यहाँ से a हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास में हो जाएगा nv-1, माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस में nr और माइनस प्लस में 1 इंटू में a। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में इस थीटा का जो व्यंजक है वो क्या आ गया? वो आ जाएगा nv माइनस nr और इंटू में a। ये था हमारे पास में कोणीय विक्षेपण। अब इससे अगला टॉपिक है हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करें। देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता, देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता मतलब क्या होता है? एक तो थीटा जिसको आपने बोला था कोणीय विक्षेपण, और जो वर्ण क्रम प्राप्त हुआ है इस वर्ण विक्षेपण से, रंगों का जो क्रम प्राप्त हुआ वर्ण विक्षेपण से, उसमें जो मध्य रंग है उसका विक्षेपण है ना, उसका विचलन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, देखो आपने वर्ण क्रम प्राप्त किया था बेंजानी हैप्पीनाला के अनुसार। ठीक है, तो इन दोनों के रंगों के अंतर से, इन दोनों के जो विचलन है उनके अंतर से तो आपको क्या प्राप्त होता है? कोणीय विक्षेपण, जिसका मान आपने प्राप्त कर रखा है nv माइनस nr इंटू में a। और पीले रंग का जो मध्य रंग होता है उसका विचलन, इसका अनुपात क्या होता है? कोणीय विक्षेपण क्षमता कहलाता है। इसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं? कोणीय विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसको ओमेगा से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आप बोल सकते हो कोणीय विक्षेपण और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त मध्य रंग के विचलन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? कोणीय विक्षेपण क्षमता कहते हैं या वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण क्षमता मतलब क्या है? एक तो थीटा मतलब कोणीय विक्षेपण इसका, और जो वर्ण विक्षेपण में रंग प्राप्त हुए थे उनमें मध्य रंग था पीला रंग, उसके विचलन का अनुपात क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। इस वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग किससे दर्शाते हैं? ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर आ जाएगा कोणीय विक्षेपण थीटा हो गया बट्टा में विचलन, किसका विचलन? डेल्टा। किसका मान? किसका डेल्टा? मध्य रंग का डेल्टा, और मध्य वर्ण आपने क्या ले रखा है? पीला। ठीक है ना, येलो सॉरी, तो उसका विचलन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा? थीटा का मान हमारे पास में क्या है? nv माइनस में nr इंटू में a बट्टा, अब यहाँ से
थीटा का मान, डेल्टा का मान आप देखिए, क्योंकि डेल्टा बराबर हमारे पास में क्या होता है n-1 इंटू ए, तो डेल्टा वाई के लिए एन वाई आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया n-y-1 इंटू में ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ओमेगा का मान आ जाएगा हमारे पास में nv माइनस में nr बटा ny-1, ये हो गया हमारे पास में किसका मान है, ओमेगा का मान, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, कोणीय विक्षेपण क्षमता कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पे nv का मतलब हमारे पास में क्या है, nv nr व ny क्रमशः है, ये क्या है अपवर्तनांक। अब ये कौन से रंग के अपवर्तनांक है, ये तो v का मतलब तो वायलेट यानी कि बैंगनी, r का मतलब रेड यानी कि लाल, व y मतलब येलो यानी पीला। इन रंगों के ये अपवर्तनांक है, इन रंगों के ये अपवर्तनांक हैं, ठीक है ना। आगे समझ में आपको, तो ये था वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है ना। ये वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है, अब देखिए यहाँ पे भी ऊपर तो विचलन ही आ रहा है और बट्टा में भी विचलन ही आ रहा है, तो यहाँ पे देखो आप अंतिम व्यंजक देखिए, अपवर्तनांक आ रहा है n, जो कि एक मात्रक में विमाहीन राशि है, बट्टा में भी n आ रहा है जो कि मात्रक में विमाहीन राशि है, गुणा में आ रहा है प्रिज्म कोण, तो प्रिज्म कोण का भी कोई मात्रक नहीं होगा, विमा नहीं होगी, विमात्रक तो रेडियन आप लेते ही हो, तो ऊपर रेडियन और यहाँ पे रेडियन कैंसिल हो जाएगा। ये मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो राशि आपको प्राप्त हुई है वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये कौन सी राशि है, एक मात्रक में विमाहीन राशि, ठीक है ना। यह एक मात्रक व विमाहीन धनात्मक राशि है, धनात्मक अदिश राशि है। समझ गए आप मेरी बात, ये था हमारे पास है वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, आप वर्ण विक्षेपण क्षमता का जो आपने अध्ययन किया है, इससे पहले आपने कोणीय विक्षेपण बोला था। कोणीय विक्षेपण में आपने बोला कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त रंगों के क्रम में अधिकतम व न्यूनतम विचलनों का अंतर क्या कहलाता है, अधिकतम व न्यूनतम विचलनों का अंतर क्या कहलाता है, कोणीय विक्षेपण कहलाता है, ठीक है ना। मतलब हमने ये बोला कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त रंगों के क्रम में अधिकतम व न्यूनतम विचलनों का अंतर क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, कोणीय विक्षेपण कहलाता है, ठीक है ना। और वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है, इसमें आपने क्या बोला था, इसको आपने ओमेगा से दर्शाया था। इसमें आपने बोला था कि कोणीय विक्षेपण यानी थीटा और जो वर्ण विक्षेपण है उससे प्राप्त रंगों के क्रम में, है ना, वर्ण विक्षेपण में जो मध्य रंग प्राप्त होता है उसके विचलन, कोणीय विक्षेपण और मध्य रंग के विचलन का अनुपात क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं उसको। इसको किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से दर्शाते हैं, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। अब इससे आगे हम लोग कुछ सूर्य के कुछ प्रभाव, कुछ प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे। इन प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने से पहले प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन हमें करना होगा। देखो यहां से अगर हम देखें प्रकाश का प्रकीर्णन, सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हमें करना है। देखिए सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाएं, तो यहां से इन प्राकृतिक घटनाओं में पहला है हमारे पास में प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन देखो,
प्रकाश के प्रकीर्णन में आपने बोला था कि जब प्रकाश जो है, जब सूर्य का जो प्रकाश है, चाहे वो एकवर्णी प्रकाश हो, चाहे वो किसी एक निश्चित रंग का प्रकाश हो, चाहे वो श्वेत प्रकाश हो यानी सफेद प्रकाश, या फिर किसी एक निश्चित रंग का प्रकाश हो, जब ये सूर्य का प्रकाश जो है ये किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है, जब ये सूर्य का प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है तो उससे टकराकर ये सभी दिशाओं में फैल जाता है, ठीक है ना। जब सूर्य का प्रकाश किसी खुरदरे वायुमंडलीय पृष्ठ पर आपतित होता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी खुरदरे वायुमंडलीय पृष्ठ पर आपतित होता है तो यह सभी दिशाओं में फैल जाता है, और यह घटना क्या कहलाती है, यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है, ठीक है ना। जब सूर्य का प्रकाश किसी खुरदरे वायुमंडलीय पृष्ठ से पर आपतित होता है तो यह समस्त दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैल जाता है, और यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। और ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, इस प्रकाश के प्रकीर्णन को रेले ने अपने अनुसार परिभाषित किया था, और रेले के अनुसार, रेले एक वैज्ञानिक का नाम है, रेले के अनुसार अगर हम देखें, देखो सबसे पहले तो आपने जो प्रकाश का प्रकीर्णन बोला है, इसके सामान्य शब्दों में आपने परिभाषा क्या बोली है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी खुरदरे वायुमंडलीय पृष्ठ पर आपतित होता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी खुरदरे वायुमंडलीय पृष्ठ पर आपतित होता है तो जब सूर्य का प्रकाश किसी खुरदरे वायुमंडलीय पृष्ठ पर आपतित होता है तो यह सभी दिशाओं में फैल जाता है, ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है, ठीक है ना। और रेले के अनुसार जो प्रकीर्णन की मात्रा होती है, रेले के अनुसार प्रकीर्णन की मात्रा या फिर प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, या फिर प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णन की मात्रा या फिर प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है वह आपतित होने वाली प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। समझिए मेरी बात को, आपतित होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रकीर्णन का अध्ययन किया। प्रकीर्णन में हमने बोला कि जब प्रकाश किसी खुरदरे वायुमंडलीय पृष्ठ पर आपतित होता है तो यह सभी दिशाओं में फैल जाता है, और यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। और रेले ने इस प्रकीर्णन को अपने शब्दों में परिभाषित किया। रेले ने बताया कि प्रकीर्णन की मात्रा या फिर प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है वह आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब यहाँ से हमें पता चल सकता है कि अगर तरंगदैर्ध्य कम होगी किसी आपतित होने वाले प्रकाश की तो उसके लिए प्रकीर्णन जो है, प्रकीर्णन की मात्रा या प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, मतलब अस्पष्ट शब्दों में अगर हम बोले तो प्रकीर्णन कम हो जाएगा। देखो अगर तरंगदैर्ध्य अधिक है तो प्रकीर्णन कम होगा, और अगर तरंगदैर्ध्य कम होगी तो प्रकीर्णन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो आप, तरंगदैर्ध्य अधिक होने पे प्रकीर्णन कम होता है, तरंगदैर्ध्य कम होने पे प्रकीर्णन अधिक होता है। अब तरंगदैर्ध्य जो थी वो लाल रंग के लिए अधिकतम थी, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम है तो उसके लिए प्रकीर्णन न्यूनतम हो जाएगा, और बैंगनी रंग के लिए तरंगदैर्ध्य न्यूनतम थी तो इसलिए प्रकीर्णन जो है वो अधिकतम हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को। ये हो गया हमारे पास में, रेले ने ये बातें बताई थी। अब इस प्रकीर्णन के आधार पर, इसके आधार पर आप प्रकीर्णन को दो भागों में विभाजित कर सकते हो। एक तो होता है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, और ये जो अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन है इसे ही हम लोग रमन प्रभाव कहते हैं। रमन प्रभाव का नाम आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में, 5वीं 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में आता है इसका नाम। इसको हम लोग रमन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि प्रकीर्णन जो है वो दो प्रकार का होता है। वो होता है एक तो प्रत्यास्थ प्रकीर्णन और एक होता है अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन या फिर रमन प्रभाव। और प्रत्यास्थ प्रकीर्णन क्या है? जब आपतित होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य समान है, यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य व प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य समान है, तब तो प्रकीर्णन कौन सा हो जाएगा? प्रत्यास्थ प्रकीर्णन हो जाएगा। और यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य समान नहीं है तो उस स्थिति में हमारे पास में क्या हो जाएगा? रमन प्रभाव या फिर अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य समान होंगी तब तो प्रत्यास्थ प्रकीर्णन है, और यदि आपतित व प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य समान नहीं होंगी तो अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होगा या फिर रमन प्रभाव होगा, ठीक है।
देखिए यहाँ से एक पीछे जो आपने बात देखी थी उसी को हम दोबारा देखते हैं, क्योंकि अब हमारे ये काम में आएगी। हम दोबारा देख लेते हैं। आपने ये बोल दिया कि तरंग दैर्ध्य अधिक होती है तो जो प्रकीर्णन है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तरंग दैर्ध्य अधिक होती है तो प्रकीर्णन कम हो जाता है। अब कुछ प्रश्नों के हल हमें करने हैं, उससे पहले आप देखिए, हम यहाँ पे देखें 2 रंगों के लिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और 2 रंगों में से पहला तो हो गया जैसे बैंगनी, और दूसरा हो गया हमारे पास में लाल। तो यहाँ से अगर हम देखें बैंगनी रंग, अब यहाँ से सबसे पहले हमारे पास में टॉपिक है विचलन, और विचलन जो है बैंगनी रंग में विचलन जो है वो अधिकतम होता है। विचलन जो है बैंगनी रंग में अधिकतम होता है, और लाल रंग में जो विचलन है वो न्यूनतम होता है। विचलन का व्युत्क्रम आपने किया था, विचलन का उल्टा आपने किया था तरंग दैर्ध्य में। तो जो तरंग दैर्ध्य उसके बारे में अगर हम देखें, तरंग दैर्ध्य, अब तरंग दैर्ध्य जो विचलन के उल्टी है, तो विचलन अगर बैंगनी रंग के लिए विचलन अधिकतम है तो तरंग दैर्ध्य हो जाएगी न्यूनतम, ठीक है। और लाल रंग के लिए विचलन न्यूनतम है तो तरंग दैर्ध्य इसकी हो जाएगी अधिकतम, ठीक है। और आवर्ती, आवर्ती तो आपको पता है कि जो तरंग दैर्ध्य होती है उसका व्युत्क्रम होती है, तो आवर्ती जो है वो तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम है। तो आवर्ती बैंगनी रंग के लिए तरंग दैर्ध्य न्यूनतम थी तो आवर्ती हो जाएगी अधिकतम, और लाल रंग के लिए जो तरंग दैर्ध्य है वो अधिकतम होने के कारण से इसकी आवर्ती हो गई न्यूनतम, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें प्रकीर्णन, इसके बाद में हमें देखना है प्रकीर्णन। तो जो प्रकीर्णन है देखिए वो बैंगनी रंग के लिए, अब प्रकीर्णन किसका उल्टा होता है, तरंग दैर्ध्य का। तरंग दैर्ध्य चतुर्थाघात के समानुपाती होता है। तो बैंगनी रंग के लिए जो तरंग दैर्ध्य है वो न्यूनतम है, बैंगनी रंग के लिए तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है, इसलिए इसका प्रकीर्णन जो है वो अधिकतम होगा। और लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम है, इसलिए इसका प्रकीर्णन न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा प्रकीर्णन के अलावा जैसे हम लोग देखें चाल, चाल जो विचलन का उल्टा होती है, चाल जितनी कम होगी विचलन उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें बैंगनी रंग में विचलन अधिकतम है, इसलिए इसकी जो चाल है वो न्यूनतम होगी, और लाल रंग में विचलन न्यूनतम होने के कारण से इसलिए इसकी जो चाल है वो अधिकतम हो जाएगी। और अपवर्तनांक जो है वो चाल का व्युत्क्रम होता है। तो जो अपवर्तनांक है उसका अध्ययन अगर हम करें, देखिए अपवर्तनांक जो है इसका अध्ययन अगर हम करें तो जो अपवर्तनांक है वो बैंगनी रंग के लिए चाल का व्युत्क्रम है, तो बैंगनी रंग की चाल न्यूनतम है, और चाल न्यूनतम है तो इसका अपवर्तनांक जो है वो अधिकतम हो जाएगा। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है, और लाल रंग के लिए चाल अधिकतम होने के कारण से इसका अपवर्तनांक हो गया न्यूनतम। ये 6 गुण हैं जिनका अध्ययन आप इस एक सारणी से कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। ये था हमारे पास में प्रकाश के प्रकीर्णन पे आधारित कुछ घटनाओं का अध्ययन हमें करना है कि भाई प्रकाश के प्रकीर्णन पे आधारित कुछ घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं। उनमें से पहला है हमारे पास में आकाश का नीला रंग, है ना। जो आकाश है उसका नीला रंग क्यों दिखाई देता है, तो यहां से देखिए हम लोग आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग जो इसका अध्ययन अगर हम करें तो इसमें हमने क्या बोला था, आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। देखिए एक बात आप ये ध्यान रखना, आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है आकाश का नीला रंग। अब देखिए वास्तव में होता क्या है कि लाल रंग जो है इसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होने के कारण से इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, और इसका जो न्यूनतम प्रकीर्णन है वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित हो जाता है, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। और नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो लाल रंग की तुलना में कम है, नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो लाल रंग की तुलना में कम है, इसलिए इसका प्रकीर्णन लाल रंग से ज्यादा होगा, ठीक है ना। देखिए वास्तव में होता क्या है, देखिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होने के कारण से इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है जो कि वायुमंडल के द्वारा अवशोषित हो जाता है, तथा नीले रंग की तरंग दैर्ध्य लाल रंग से कम होती है जिसके कारण से इसका प्रकीर्णन लाल रंग से अधिक होता है। वास्तव में बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो नीले रंग से भी कम होती है, इसलिए इसका जो प्रकीर्णन है वो बैंगनी रंग नीले रंग से भी अधिक होता है, ठीक है ना। सबसे कम प्रकीर्णन है लाल रंग का, लाल रंग से ज्यादा प्रकीर्णन हो रहा है नीले में, और नीले से भी ज्यादा प्रकीर्णन होता है बैंगनी रंग में।
लेकिन नीला रंग जो है वो हमारी आंखों के लिए अधिक सुग्राही होता है, और इस अधिक सुग्राही होने के कारण से आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आसमान हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब प्रकीर्णन पर आधारित कुछ और घटनाओं का भी हम अध्ययन करेंगे, और इनका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।